डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदी। तहरीक इंसाफ एक जानिब ऑपोजिशन जमातों को सड़कों पर लाने, मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए जतन कर रही है। इस जमात के रहनुमाओं का दावा है कि रमजान में तमाम ऑपोजिशन जमातों के साथ मामला तय हो जाएंगे। ये तमाम तेजियां और कोशिशें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं ताकि PTI अपने मकासद के हसूल के लिए तमाम जमातों को यकजबा कर सके। लेकिन दूसरी जानिब खुद PTI एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा मेल मुलाकातें और बातचीत के लिए कोशां है। जराए बताते हैं कि अली अमीन गड्डापुर और बैरिस्टर गौहर एक बार फिर बानी PTI की रिहाई के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अब यहां सवाल यह है कि एक जानिब PTI ऑपोजिशन को मज़ामती सियासत करने की तरकीब दे रही है, तो फिर ये पसे पर्दा कोशिशें क्यों हो रही हैं? दूसरी जानिब PTI ने बानी की रिहाई के लिए अंदरूनी के साथ बैरूनी तौर पर भी काफ़ी मेहनत और सरमायाकारी की थी, लेकिन अब ये सरमायाकारी डूबती हुई नजर आ रही है क्योंकि ट्रंप, जिनसे PTI को उम्मीदें थी, वो शहबाज हुकूमत के मोतरफ और शुक्रगुजार नजर आते हैं। ट्रंप ने पहले शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा फिर कौमी सलामती के मशीर माइकल वाल्टन ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस पेशरफ से एक चीज़ तो वाज़ेह है कि दोनों ममालिक के दरमियान आला सफारती राब्तों का आगाज हो चुका है और शायद आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की भी कोशिश की जाए। इस पेशरफ के बाद यहाँ भी PTI के लिए मायूसी और नाकामी ही नजर आ रही है और वो तमाम कोशिशें और लॉबिंग नाकाम हो चुकी है जिसका मकसद बानी की रिहाई के लिए ट्रंप सरकार से कोई प्रेशर डलवाना था। हुकूमत की बात करें तो 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली मखलूत हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म ने जब इत्तेहादी हुकूमत संभाली तो उन्हें सियासी और मौशी अदम इस्तेहकाम का चैलेंज दरपेश था और आज 1 साल बाद ये मसाइल जूं के तूं हैं। 1 साल में हुकूमत को तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतजाज का सामना करना पड़ा, मगर हुकूमत ने सर्वाइव किया। लेकिन अब इसे तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादियों की मुखालिफत और मज़ाहमत का भी सामना है। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात बढ़ते जा रहे हैं और बात इख्तियारात की तकसीम से बढ़ती अब सूबों के दरमियान पानी की तकसीम जैसे मामलात तक आ चुकी है। आज की डायलॉग में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म और वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और हम आलमी इंडेक्स में इस हवाले से दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। आपको नहीं लगता कौमी कॉन्फ्रेंस का मुतालबा वैसे तो PTI भी कर रही है, लेकिन एक ऐसा कोई ना कोई लाएमल होना चाहिए कि अब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मसले को हल होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया इकरा शहजाद साहिबा, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। हुकूमत की तो हमेशा से अव्वलीन तरजीह रही है कि नेशनल डायलॉग होना चाहिए और आपको याद होगा कि अभी भी तहरीक इंसाफ से जो डायलॉग का सिलसिला है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ही शुरू किया और मुस्लिम लीग नून पहले दिन से कहती आ रही है कि तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात अपनी जगह, अगर उनका सिस्टम पर एतमाद है तो उन्हें सियासतदानों से ही मुज़ाकरात करने होंगे। लेकिन आपने देखा कि वो बात जो है चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो, लेकिन खतूत जो है वो कहीं और लिख देते हैं। तो बिल्कुल मुल्क में दहशतगर्दी की जो वेव खड़ी हुई है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने, हमारा ये नुक्ता नज़र है कि उन्होंने क्रिमिनल नेगलिजेंस किया है। खान साहब ने गुड तालिबान और बैड तालिबान के चक्रों में जिस तरीके से KPK के अंदर तालिबान को लाकर बसाया गया, उसके अलावा वहाँ पर जो है सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग बनाई गई कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ ना कहा जाए। बाकी GIF ने उसको बड़ा फेस किया, ANP ने अपनी टॉप लीडरशिप गंवाई उसमें। तो ये सारी बातें कोई इसमें दो राय नहीं है कि मेज़ पर बैठकर होनी चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले इसको एडमिट तो करे। एक सूबे का जो वज़ीर आला है वो वफाक पे चढ़ाई करने के लिए पहुंचा हुआ होता है और उसको ये नहीं पता होता कि मेरे पारा चनार के अंदर जो है कितने लोग जो है वो शहीद हो गए हैं, कुछ लोग जो है उसके अंदर ज़ख्मी हुए। तो जो मुतालबा है कि एक नेशनल डायलॉग और नेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो इसको बड़ा इनकरेज करती है। लेकिन बात यह है कि तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त अपोजिशन के अंदर मेजर स्टेक होल्डर है, तो वो सही खलूस नीयत से आए ना। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। और तहरीक इंसाफ जो है वो इस बात को एडमिट किए बगैर कि KPK के अंदर ऑपरेशन राह निजात हुआ था, ऑपरेशन राह रास्त हुआ, इस सवाद से तालिबान को भगा दिया गया था और आज आप लोगों ने 2013 में हुकूमत ली थी KPK में और 12 साल बाद आप हमें एक दहशतगर्दी में लिपटा हुआ जो है खैबर पख्तूनख्वा दे रहे हैं। तो इन बातों को अगर आप एक्नॉलेज करेंगे, इन बातों को एडमिट करेंगे, तभी आगे बढ़ा जा सकता है ना। जी बिल्कुल सही। अच्छा, आपके साथ साथ एक और फर्द भी काबीना में शामिल हुए हैं, वो है परवेज़ खटक साहब। काफ़ी तनाज़ात उनके रहे, खुद नून लीग के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
परवेज खट्टक को काबीना में शामिल करने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि कोलिशन हुकूमत में कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर अमल किया गया है, इसीलिए उन्हें शामिल किया गया। नहीं, देखें जी, पहली बात तो ये कि परवेज़ खट्टक साहब से मेरा सियासी इख्तलाफ हो सकता है और ज़ाहिर है हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। परवेज़ खट्टक साहब एक अलहदा पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक लंबा अरसा रहे, उनके वज़ीर आला रहे, उसके बाद उनके वज़ीर दिफा रहे। लेकिन बात यह है कि पिछले 3-4 सालों में 2018 से 22 तक का जो अरसा था उसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि इदारों से और आपके पॉलिटिकल सिस्टम से लोगों ने एतमाद करना छोड़ दिया था। यानी जो कमिटमेंट्स आप लोगों के साथ किया करते थे वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं होती थी। बिलखुसूस इदारों के हवाले से यानी संजीदगी से ये चीज़ सामने आई थी कि जो कमिटमेंट्स मुख्तलिफ सियासतदानों से की जाती रहीं वो पूरी नहीं होती थी। तो परवेज़ खट्टक साहब जो है इसमें नो डाउट हमारे सियासी मुखालिफ भी रहे हैं और उन्होंने हमारी पार्टी पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया। लेकिन परवेज़ खट्टक उन चंद लोगों में थे जिनने तहरीक इंसाफ को 9 मई के बाद छोड़ा और उसके बाद रियासत के साथ, रियासत की बयानी के साथ वो लोग खड़े हुए और उन्होंने इमरान खान के तमाम एक्शंस को कंडेम किया। तो जाहिर है अब एक अलाई हुकूमत है, अगर एक बंदे ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल रियासत की वजह से ऑन स्टेक लगाया है तो रियासत फिर ये समझती है कि उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जाए और कम से कम रियासत अपने वर्ड्स को ओन करे। तो परवेज़ खट्टक की तैनाती इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि रियासत ने अपने वर्ड्स ओन किए, अपने ऊपर एतमाद बढ़ाया है और ये बताया है कि हमारे वर्ड्स हमारा बॉन्ड है। परवेज़ खट्टक साहब ने रियासत के जो बयानिए को जिस वक्त थामा था 9 मई के बाद और इमरान खान को उन्होंने, वो कहते हैं कि समंदर के अंदर पहला पत्थर उन्होंने फेंका था। तो इस तरह के लोगों को रियासत ने इनकरेज किया है और रियासत ने उन्हें अकोमोडेट किया है। इसका ना नून लीग से कोई ताल्लुक है, ना ये है कि कोई नून लीग अपने नजरिए से हट गई है, ना ये है कि नून लीग कोई कंप्रोमाइज़ कर रही है। जब आप हुकूमत के अंदर होते हैं और आप मुल्क की हुकूमत चला रहे होते हैं, शहबाज साहब मुल्क के वजीर आज़म है, तो बहुत सारे लोगों को आपको साथ लेकर चलना होता है, कुछ लोगों को इग्नोर करना होता है। तो परवेज़ खट्टक साहब की जो तैनाती है वो इसी हवाले से है कि इमरान खान के हवाले से जिन लोगों ने इमरान खान के नैरेटिव को उस वक्त रिजेक्ट किया, उस वक्त 9 मई की दहशतगर्दी को रिजेक्ट किया, केपीके से एक मौसर आवाज़ थी और अगर उसको अकोमोडेट करने का इदारों ने फैसला किया तो नून लीग ने उसको वेलकम किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये। बिल्कुल सही। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी में आप जानते हैं इल्जामात की सियासत और नोक झोंक तो फिलहाल चल रही है और लग ऐसा रहा है बज़ाहिर वो काबीना में भी शामिल नहीं हुए कि आईनी ओहदे रखने के बावजूद वो नून लीग का बोझ उठाने पे तैयार नहीं। तो मुलाकात तय हुई है शहबाज शरीफ और बिलावल की, तो उम्मीद की जा सकती है कि मामलात कुछ सेटल डाउन होंगे। जी देखिए जी, एक तो बात मैं क्लियर कर दूं कि मुस्लिम लीग नून की जो है वो मेजर जो एलाई है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पीपल्स पार्टी इस वक्त जो है एक स्टेक होल्डर है इस रियासत के सिस्टम के अंदर और उसके अंदर उनके पास ज़ाहिर है सदर का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का है, गवर्नर्स के ओहदे हैं। पीपल्स पार्टी ने रोज़े अव्वल से तय किया था, ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो का एक फ़ैसला था कि हम जो है फेडरल कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे और जो जो हुकूमत के हालात बेहतर हुए, इकॉनमी बेहतर हुई, पीपल्स पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हुई कि हमें हुकूमत में शामिल हो जाना चाहिए। क्योंकि साल पहले तो लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते थे कि शहबाज शरीफ ने हुकूमत ली है और शहबाज शरीफ साहब जो है हुकूमत छोड़कर चले जाएंगे, 2-4 महीने बाद इकॉनमी के इतने बुरे हालात हो जाएंगे। नाब के रिजर्व जो है वो 2-3 अरब डॉलर को टच कर रहे थे, आज वो 15 अरब डॉलर पर चले गए। मार्कअप आपका जो है वो शरह सूद जो है 24 से 12% पर आ गई। तो इस तरीके से जो मैक्रो इंडिकेटर्स आपके बेहतर हुए, शरह सूद आपकी 38 से 1.5% पर आ गई। तो बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद नजर आई कि अब ये सिस्टम भी चलेगा, ये हुकूमत भी चलेगी। तो ज़ाहिर सियासतदान जो है लंबा अरसा इक़्तिदार से बाहर नहीं रह सकता ना। तो पीपल्स पार्टी के लोगों का जो सेकंड लीडरशिप है, सेकंड टीआर जिसे हम कह सकते हैं, उनकी ये ख्वाहिश या उनके दिल में ये जो है पैदा होना उम्मीद कि जी हम हुकूमत का हिस्सा बन जाएं, ये फितरी बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पहले दिन से कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी एलआई भी है और वज़ीर आज़म साहब गाए बगाहे चेयरमैन बिलावल साहब और जरदारी साहब से मुलाकातों में अपने मामलात जो उनकी जो इख्तलाफात हैं वो सुनते भी हैं, उसको हल करने की कोशिश भी करते हैं। पीपल्स पार्टी से हमारे इशूज़ वाइज इख्तलाफात होते हैं और उसको इंशाअल्लाह ताला पहले भी एड्रेस किए। इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब जो अब मुलाकात करेंगे उसमें बिलावल साहब जो भी अपने मुतालबात, जायज़ मुतालबात होंगे, आर्गू होंगे, मेज़ के ऊपर जो भी बात एक तय होगी उसको जो है वज़ीर आज़म साहब भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। बाकी पीपल्स पार्टी के साथ जो ये बातें हैं कि जी पीपल्स पार्टी शायद
नाराज़ है, या ये बातें मेरे ख्याल से ये सिर्फ मीडिया की खबरों की हद तक हैं। बाकी पीपल्स पार्टी और हमारा इत्तेहाद काफ़ी मजबूत है जी। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने मैक्रो इंडिकेटर्स की बात की, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं, स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट का अंसर मौजूद है। चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, हुकूमत को गंदम इम्पोर्ट करना पड़ रही है। हुकूमत की किताब में सब अच्छा है, लेकिन ये जहाँ जहाँ लूप होल्स हैं, इसका क्या हुकूमत अगले 4 साल में आपको लगता है इन बेसिक मामलात का भी हल निकालेगी? जी इकरा, बहुत आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। पहली बात तो ये है कि देखें जी, आवाम को ये समझना चाहिए कि जब आप ख़बर चलाती हैं टीवी पे या अपने टॉक शो में टिकर या टीज़र चलता है कि शरह सूद जो है वो 38% से 1.5% पर आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये थी और वो साल में 38 रुपये बढ़ रही थी, अब उसकी कीमत साल में 1.5 रुपये बढ़ेगी। यानी महंगाई अपनी जगह मौजूद है, लेकिन महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो स्लो हो गई है। तो हम इसको 1.5% पर ले आए और कोशिश होगी कि इसको हम 0% के ऊपर लेकर आएँ। अब हमारा टारगेट ये था कि आपकी इकोनॉमी जो है वो डूब रही थी, आपके रिजर्व्स जो हैं वो एक सर्टन जो लिमिट है उससे भी नीचे आ गए थे। अब हम अल्लाह के फजलो करम से उस रेंज से ऊपर चले गए हैं। IMF की तवक्कुआत से हटकर हमने जो है उसके बरक्स जाकर जो है अल्लाह के फजलो करम से हमने उनकी जो उन्होंने हमें शराइत दी थी उनको हमने पूरा किया। अब रह गई एक आम आदमी को रिलीफ। अब ज़ाहिर है जब हुकूमत के पास सरमाया होता है, पैसा होता है, कौमी ख़जाने के अंदर आपके पास जो है अरबों डॉलर्स पड़े हुए होते हैं, तो वो ज़ाहिर है वो सबसे पहला कि गरीब आदमी का है। तो जहाँ तक आपने गंदम की बात की, कोई शक नहीं, देखें गंदम में पिछले साल मरियम नवाज साहब ने एक अच्छा फैसला किया था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेवल पर नहीं हुई थी। वरना होता क्या था कि गंदम की प्रोक्योरमेंट में फूड डिपार्टमेंट इतने घपले करता था कि अगर 1 बोरी गंदम है तो 4 बोरी उसमें मिट्टी मिला दी है, और उसको इस्तेमाल करने की बारी आनी है 9 महीने 10 महीने बाद, अक्टूबर में नवंबर में गंदम का इस्तेमाल होता है, वो स्टॉक पड़ा रहता है। उस वक्त तक ना आप ऑडिट कर सकते हैं कि किस फूड इंस्पेक्टर ने खरीदा था और किस फूड इंस्पेक्टर ने घपला किया। वो सारा रियासत पे एक बोझ बनता था और उस तरीके से कमाया जाता था। हुकूमत ने क्या किया, हुकूमत ने कहा एक दफ़ा आप कड़वा घूंट भर लें और किसानों से इस दफ़ा गंदम नहीं खरीदते, और अगले साल यानी इस दफ़ा गंदम किसानों को आपने देखे सस्ता बीज दिया, हमने खाद दी, ट्रैक्टर्स दिए, सब्सिडीज़ दे रहे हैं, ताकि डायरेक्टली हमने किसान को रिलीफ दे दिया वाया फूड डिपार्टमेंट। उस माफिया को, उस कल्ट को मरियम नवाज ने जो तोड़ा और डायरेक्ट रिलीफ की तरफ हम चले गए। तो जाहिर है जब हमने प्रोक्योरमेंट कम की तो जाहिर है प्रोक्योरमेंट कम होने की वजह से गंदम की जो है मामूली शॉर्टेज है, और वो शॉर्टेज इंशाल्लाह ताला अब इंपोर्ट से पूरी हो जाएगी। और जब जिस तरीके से ये नई गंदम आती है, ये पूरा 5 साल का बिगाड़ है। ज़रा इकरा आप इस पे यानी थोड़ी सी तवज्जो दें। देखिए उस्मान बुज़दार दौर के अंदर 1300 रुपये से गंदम जो है वो बढ़ती बढ़ती निगरान दौर में 4000 पर चली गई। DAP यूरिया खाद अवेलेबल नहीं होती थी, यानी इतनी मिसमैनेजमेंट थी। तो ज़ाहिर है चीनी को आप देख रही थी कि शहबाज साहब ने, हालांकि उनकी अपनी फैमिली की शुगर मिल्स हैं, इंसान के ऊपर प्रेशर होता है, उनके अलाइज की शुगर मिल्स हैं, शहबाज साहब ने भरपूर प्रेशर के बावजूद एक्सपोर्ट चीनी की नहीं खोली। ये वो एक्सपोर्ट है चीनी की जो इमरान खान ने 1.5 साल खोले रखी, और नेशनल एक्सचेकर को इतना बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के अंदर अजनास के हवाले से जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है हर 15 दिन बाद हमने रिव्यू करनी होती है, वो इन्हें रिव्यू ही नहीं की 1.5 साल। तो ज़ाहिर है चीनी जो है 50 रुपए से 150 तक चली गई, फिर नीचे आई। तो इसमें कोई शक नहीं कि गरीब आदमी को अभी बहुत बड़ा रिलीफ मिलना बाकी है। लेकिन अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अपने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक कर चुके हैं। हमारे खजाने के अंदर अब अल्लाह के फजलो करम से रेमिटेंसेज आ रहे हैं, पैसा मौजूद है। तो इंशाल्लाह हमारा अगला टारगेट जो है शहबाज साहब की टॉप प्रायोरिटी वो यही है कि मैंने गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है। ये रमज़ान पैकेज इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, लेकिन अभी ये बहुत कम है, अभी बहुत लंबा सफर हमने तय करना है। और हमारी इस वक्त अव्वलीन तरजीह जो है वो यही है कि गरीब आदमी को, एक आम आदमी को हमने किस तरीके से बेहतरीन रिलीफ देना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, PTI ने ट्रंप से उम्मीदें लगाई, लेकिन जुमला हुकूमत के हिस्से में आ गया तारीफ का। तो ये समझा जाए कि बाइडन दौर में जो सर्द ताल्लुकात थे वो कुछ बेहतर होंगे, लेकिन आज की ही खबर में देख रही थी कि शायद सफरी पाबंदियों की जद में अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान भी आ जाए। तो खुदा ना अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर अब हुकूमत जो है वो किस तरह डील करेगी? वैसे तो ट्रंप साहब खुश हैं हुकूमत पाकिस्तान से। देखें, बहुत शुक्रिया। ट्रंप साहब जो खुश हैं वो ज़ाहिर है खुशी एक जायज़ भी है। उनको एक बड़ा वहाँ पर हाउस ऑफ कांग्रेस में, हाउस ऑफ सेनेट में बड़ा शदीद दबाव का सामना था कि उनके जो है ज़ाहिर है उनके लिए तो एक एक जान कीमती होती है, और एक उनके 10, 11, 12 जवान जो है वो इस हमले में मारे गए। तो उन्होंने ज़ाहिर है उसका नाम दिया, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, ख़ास तौर पे मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने उस पर काम किया
और उसको गिरफ्तार कर वहाँ तक पहुँचाया, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस बात का अमेरिका को पता है कि इस रीजन में पाकिस्तान के बगैर अमेरिका वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की जंग लड़ ही नहीं सकता था। अगर अमेरिका 2001 से 2022 तक इस रीजन में रहा तो सबसे बड़ा उसका एलाई पाकिस्तान रहा। अब बात यह है कि हम ट्रंप से तवक्कुआत वाबस्ता कर लें, हमारी हुकूमत कोई ऐसी जो है गैर मामूली तवक्कुआत किसी से भी वाबस्ता रखने की कायल नहीं है जो कि मुनासिब ही ना हो। फॉरेन रिलेशंस में बायलैटरल रिलेशंस होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमें अप्रिशिएट किया और हम भी अमेरिका के साथ अपना जो ताल्लुक है, ये 77-78 साल का ताल्लुक है हमारा अमेरिका से। हमारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है कि अमेरिका में जो भी हुकूमत हो, चाहे वो रिपब्लिकन की हो चाहे वो डेमोक्रेट्स की हो, लेकिन स्टेट्स का जो रिलेशन है पाकिस्तान और अमेरिका का वो मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। बाकी आप देखें सबसे बड़ी कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी यानी इंडियन कम्युनिटी है। इंडियन कम्युनिटी ने ट्रंप को वोट दिया, इतना ज़्यादा वहाँ पर रिलीफ दिया। आपने वीडियोज़ देखी हैं कि वो हथकड़ियाँ लगा कर उनको जो है वो तारीख़ वतन के खाते में वापस भेज रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की एक जनरल पॉलिसी है कि पूरी दुनिया के हवाले से है। तो अगर सफरी पाबंदियां पाकिस्तान पे, अफगानिस्तान पे, बाकी ममालिक पर भी आ रही हैं तो ज़रा कोई ना कोई पैरामीटर डिफाइन होंगे ना। पाकिस्तान एक ज़रा सॉवरेन स्टेट है और हमारी जो डिप्लोमेटिक जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। जो मुल्क हमारे साथ जैसा रवैया रखेगा हम वैसा ही रवैया रखेंगे। अगर अमेरिका ज़ाहिर है अभी सफरी पाबंदियां लगा रहे हैं तो कोई पैरामीटर्स मुकर्रर करेगा ना। ये नहीं हो सकता कि इकरा शहजाद के पास अगर B1 B2 वीज़ा है तो उसको भी रोक लिया जाएगा। उसके कोई सर्टेन पैरामीटर्स होंगे तो हम उसको वेलकम करेंगे। और उसमें हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक न्यूक्लियर और एक सुपर पावर है उससे हमारे ताल्लुकात एक छोटे से इशू पे ख़राब हों। इसको मैं समझता हूँ कि बहुत मामूली सा मामला है। इसको इंशाल्लाह हमारा फॉरेन ऑफिस डार साहब इसको इंशाल्लाह ताला बातचीत से ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही। एक आखिरी सवाल, पीटीआई की ग्रैंड अलायंस से कुछ हुकूमत को इशू हो सकता है? वैसे तो अभी तो मौलाना साहब ने हामी नहीं भरी, लेकिन अगर वो भी शामिल हो जाते हैं तो हुकूमत को कोई परेशानी होगी? देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान एक मुज़ाहमती सियासत की अलामत है। पाकिस्तान में एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं, मासिस स्ट्रीट पावर उनके पास बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि जी मौलाना फजलुर रहमान भी हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाए, हमें कोई असर नहीं होगा, तो ये बात नामुनासिब होगी और अहमकों में जन्नत वाली बात होगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जिस तरीके से अगर स्ट्रीट पावर रखते हैं, एक ताकतवर सियासतदान है, उस तरीके से इंतहाई समझदार सियासतदान भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बारे में इमरान खान जो कुछ कहता रहा है उन्हें बेहतर पता है। उन्हें पता है कि एक नॉर्मल शख्स है जो अपनी पार्टी की टॉप नॉच को नहीं छोड़ता तो मुझे क्या छोड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ लंबा चल ही नहीं सकते, बल्कि कोई भी बाइज्जत आदमी तहरीक इंसाफ के साथ लंबा चल ही नहीं सकता। क्योंकि इमरान खान साहब का स्टाइल यही है कि ह्यूमिलेट करना, इंसल्ट करना, फिर वो समझते हैं कि शायद मेरा नैरेटिव बिकेगा और ये बात ज़रा सर्कुलेट ज़्यादा होगी। तो फजलुर रहमान साहब एक जहांदीदा आदमी है। ज़ाहिर मुफ्ती महमूद साहब के दौर से वो सियासत कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान आप सुनिए कि प्री पार्टीशन उनका जो है देवबंद जमात का एक कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में। तो फजलुर रहमान साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो इस तरह के बंदे के साथ चलें। बाकी ज़ाहिर है अपोजिशन का अगर उन्होंने एक तय किया हुआ है कि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, अपोजिशन के साथ वो बैठे हुए हैं, तो अपोजिशन में इस वक्त इमरान खान है, अपोजिशन लीडर उनका है, उनके साथ उनकी बातचीत होना, उनके साथ बैठना एक फितरी बात है। बाकी ज़ाहिर है हुकूमत के पास अपने कार्ड्स होते हैं और हमारे पास कुछ कार्ड्स ऐसे मौजूद हैं कि अगर ये अपना अलायंस बनाते हैं तो इस अलायंस को तोड़ने के भी कार्ड्स हमारे पास मौजूद होंगे सियासी तरीके से। इंशाल्लाह ताला हम उस पर काम भी करेंगे और मैं नहीं समझता कि कोई इस वक्त हुकूमत को खतरा है, क्योंकि इमरान खान के अलावा चाहे वो ANP है, चाहे वो असफंदियार वली साहब खुद हैं, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हैं, चाहे बाकी जमातें हैं, सब ये समझती हैं कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए साल डेढ़ दो, ताकि इकोनॉमी मजीद बेहतर हो। तो कोई भी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि मैं इस तरह के हालात पैदा करूं कि दोबारा आपकी इकोनॉमी उसी नहज पे चली जाए कि यहाँ पर बातें होना शुरू हो जाएंगे डॉलर 1000 को टच करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका डॉलर 2 साल से रुका हुआ है, मजीद ये नीचे आएगा तो चीजें ठीक होंगी, अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रहमान वज़ीर मुमलिकत और मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि महंगाई की जो लहर है वो आवाम तक और भी कम हो जाए और आवाम कुछ और सुकून का सांस ले सकें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। बहुत शुक्रिया उमैर साहब आपके वक्त का। सर, आपको लगता है कि पीटीआई किसी वक्त सोलो फ्लाइट पर भी यकीन रखती है? क्योंकि एहतजाज हो, जलसा जुलूस हो, आप लोग मुश्तरका अपोजिशन की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली बज़ाहिर तौर पर नज़र नहीं आ पा रही। आपको नहीं लगता कि एक ऐसी अपोजिशन अब आपको दरकार है जो कि आपका साथ भी दे सके और तहरीक भी चला सके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जिस तरह है कि तहरीक इंसाफ की कोशिश यही है कि जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उनको एक पेज पे लाया जाए और उसी काविश के तहत 6 जमातों को एक बैनर तले इकट्ठे ले आएँ। अब JUI से बातें चल रही हैं, कोशिश है कि जमात इस्लामी भी इस काविश में ऑन बोर्ड हो और सबको इकट्ठे लेके ही चलेंगे। जब ज़ाहिरी बात है एक अलायंस की फॉर्मेशन में आ जाएं, जब उसके TORs तय हो जाएंगे तो फिर अलायंस की जो टीम है उस चीज़ को लीड करेगी। और ऑपोजिशन की जो जमातों से आप लोगों ने रास्ते किए हैं, कौम परस्तों से भी राब्ते हुए हैं जमातों से, लेकिन मौलाना साहब अभी तक आप लोगों से राम नहीं हो पा रहे। आखिर ऐसे कौन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें PTI अब तक दूर नहीं कर पा रही? और मौलाना साहब असल में जी मुल्क में थे नहीं। जैसा अगर पिछला आप कन्वेंशन देख लें जो खाकान अब्बासी साहब ने रखा था, वहाँ भी JUI की नुमाइंदगी गफूर हैदरी साहब आए थे। तो बाकी ये है कि जो निटी ग्रिटी डिटेल्स होंगी, ज़ाहिरी बात है वो आपस में शेयर होंगी। जब एक दफ़ा बैठेंगे तो उस पर दोनों साइड्स कुछ ना कुछ लचक लेंगी और इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ये करीब नज़र आएंगे। और एक मरतबा फिर से अगर मौलाना फ़र्ज़ करें नहीं मानते तो PTI का क्या जवाब होगा? क्या PTI फिर कोई कमज़ोर अलायंस की तरफ बढ़ेगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है एक जमात उलमा इस्लाम एक मजबूत जमात है, उसके बगैर तो आपका अलायंस बन नहीं पाएगा। अच्छा नहीं, देखें हर जमात की एक अपनी रेलेवेंस है, मगर मजबूत आप किस सेंस में कह रहे हैं? मतलब एक 9 सीटों के साथ अगर वो 90 सीट जो के मैंडेट चोरी के बावजूद पार्लियामान में 90 सीट के साथ बैठी है, उससे मजबूत है। अच्छा, तो लेकिन अगर वो मजबूत आप समझते हैं कि नहीं है, तो जो धांधली के इल्ज़ामात अक्सर वो KP पे भी लगाते रहे हैं, तो इसका मतलब है कि धांधली फिर वहाँ पे भी हुई है जो कमज़ोर 9 सीटों के साथ वो मौजूद है। देखिए ओवरऑल उनका एक मौक़िफ़ है कि ये इलेक्शंस में जो है ना रिगिंग हुई है और इंजीनियर करने की कोशिश की गई है, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है। इस मौक़िफ़ पे खड़े हैं और तमाम जो जॉइंट एलानिया जो इन जमातों की तरफ से गया था वो यही था कि इसका वाहिद हल इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद है, और उसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि दोबारा से कॉल इलेक्शन किए जाएँ। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि इलेक्शन कमीशन जो बुनियादी इस चीज़ का जुज़्व है, जिसने दोबारा से इलेक्शन कराने हैं, उसकी हालत आपके सामने है कि टर्म एक्सपायर हो गई है, उसके बावजूद जो है ना नए इलेक्शन कमीशन की तरफ हम बढ़ भी नहीं रहे। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक बार फिर से बैकडोर राब्तों की बात सुनाई दे रही है। कोशिशें आपकी तरफ से सुनने में आ रहा है कि भरपूर जारी हैं और इस बार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इब्तदाई बातचीत हो रही है। इसमें कोई सदाकत मौजूद है? अच्छा, मैं ऐसी किसी चीज़ को का प्रिवी नहीं हूँ, मगर जो आप बैकडोर राब्तों को कहते हैं, बुनियादी तौर पे तो देखें ना, एक सूबे में हमारी गवर्नमेंट है और वो सूबा ऐसा है कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार है, जिस वजह से फेडरल गवर्नमेंट से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से राब्ते तो रहते हैं। तो वो राब्ते अभी भी मौजूद हैं कहीं ना कहीं? वो तो नेचुरली बिल्कुल सिक्योरिटी का आप देखें रोज़ की सूरत हाल बदलती है। इस वक्त तकरीबन आपके बॉर्डर्स पे जंग की सूरत हाल है। फिर जो बन्नू का वाक़या देख लें, फिर अकोड़ा खटक में जो हुआ, ये नॉर्मल नहीं है। और जो अभी आपने देखा कि जो टेररिज्म की दहशतगर्दी की जो आलमी रैंकिंग जारी हुई, उसमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, नंबर 2 पे है। और वो देखें आज तक जो है ना वो नहीं हुआ कि किसी मुल्क में 1000 से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात एक साल में रूनुमा हो, तो पाकिस्तान ने वो भी माइलस्टोन टच किया है। तो मतलब बड़े ख़तरनाक किस्म के हालात चल रहे हैं। सो इस चीज़ का भी इल्ज़ाम हुकूमत आपके सर पर लगाती है कि तालिबान को दोबारा बसाने की पॉलिसी आप लोगों की थी जो आज उनके गले पड़ रही है। अच्छा, अब ये तो फिर जो है ना चीज़ों के बारे में फिर वो अवेयर नहीं है। देखें जॉइंट सेशन कह रहा हूँ, पार्लियामान के अंदर इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी जिसमें तमाम जमातें मौजूद थी, आपकी तमाम सूबाई गवर्नमेंट की नुमाइंदगी मौजूद थी। उस मीटिंग में किसने ब्रीफिंग दी थी? उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ मौजूद थे ना, तो सारे हुए। क्या इस मुल्क की डिफेंस पॉलिसी आप ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला कर लें? क्या गवर्नमेंट बनाती है कि आपका इदारा बनाता है? अच्छा ये बताइएगा, परवेज़ खटक को शहबाज काबीना में शामिल किया गया है, PTI के नज़दीक इस डेवलपमेंट की कितनी अहमियत है?
देखिए, जो भी जिन लोगों ने भी इनहराफ किया और जिन जिन लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई या जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया, ये तो सारों को वो नवाजने का सिलसिला चल रहा है और उन्हें नवाजा जा रहा है और अपने बल्कि बंदों की कुर्बानी करके नवाजा जा रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रम्प से उम्मीदें तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन जो जुमला उन्होंने अदा किया वो हुकूमत की तारीफ में आ गया, तो अब तो सब कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड चलने से पहले ही फेल हो गया। अच्छा देखिए, ये एक मतलब सोशल मीडिया का नैरेटिव ज़रूर हो सकता है कि कुछ जगहों से बाज गश्त हुई, मगर ओवरऑल अगर पीटीआई का पर्सपेक्टिव लें ना, पीटीआई किसी भी फॉरेन इंटरवेंशन के हक़ में नहीं है। पीटीआई तो उस चीज़ का विक्टिम रही। पीटीआई की हुकूमत गई किस वजह से? एक फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से। और आज तक पीटीआई का इस चीज़ पे यकीन है कि मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी किस्म की फॉरेन इंटरवेंशन ना रिक्वायर्ड है, ना बर्दाश्त की जाएगी। खान साहब की गवर्नमेंट में आपने खुद उनके मुंह से एब्सोल्युटली नॉट सुना। पाकिस्तान ही था जिसने अपनी एयर स्पेस डिनाई की, अपनी बेसेस नहीं दी। आज अगर हम अफ़गानिस्तान वॉर में अमेरिका की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं तो ये फिर हमारे लिए उस फैसले के और तरह के असरात होंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो अंदरूनी रिफ्ट पीटीआई में चलता है, स्पेसिफिकली बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को लेकर जो बयानात अक्सर बैरिस्टर सैफ भी दे देते हैं या अक्सर कहीं ना कहीं से आ भी जाते हैं, इस जो बिस कोऑर्डिनेशन है या फिर इस रिफ्ट को दूर करने के लिए पीटीआई ने कुछ सोचा है? क्योंकि आप लोग एक तहरीक की जानिब जा रहे हैं, तो अंदरूनी खलकशार तो ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, बेसिकली देखें, बात है कि सोशल मीडिया क्या ओवरऑल मीडिया से जब भी आप इंगेजमेंट कर रहे हैं तो आपको अपनी बात में मोहतात होना चाहिए। कोई भी बात, चाहे वो खान साहब की सेहत से जुड़ी हो या पार्टी अमूर से मुतल्लिक हो, जब तक आपके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो ना हो तो उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहिए। अगर ये वाली पॉलिसी अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिकली बुनियादी तौर पर कोई पीटीआई के अंदर डिफरेंस नहीं है। ये उस चीज़ को अक्कासी करता है कि शायद पहला नंबर ले जाने की सबकत की रेस है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर अब ये जो ग्रैंड अलायंस आपका बनने जा रहा है, या अगर मुमकिन तौर पर बनेगा, तो इसकी सरबराही का सेहरा किसके सर आएगा? देखिए, सरबराही तो महमूद खान अचकज़ई के पास है। अब देखें बाकी आगे पार्टीज़ क्या डिसाइड करती हैं, क्योंकि ये खाली देखें पीटीआई का तो फैसला नहीं, पास में भी अलाइंसेस बनते रहे हैं। अगर आप देख लें, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो है ना अलाइंस को लीड करते रहे, उनकी अपनी जमात की उस तरह से कभी एग्जिस्टेंस रही नहीं, मगर अलाइंस के वो हेड रहे। ये तो सब ने इकट्ठे मुशावरत से फ़ैसला करना है। अभी पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि जेयूआई इस अलाइंस का फॉर्मली हिस्सा बन भी रही है कि नहीं, और फिर साथ ही साथ क्योंकि जमात इस्लामी के साथ भी बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी अगर पहले आ जाती है तो उसके बाद क्या जेयूआई आएगी नहीं आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ये देखने वाली। अच्छा, 26वीं तरमीम पर आपके जिन अरकान ने वोट किया था उस पर आप लोगों ने कार्रवाई करनी थी, लेकिन फ़िलहाल वो 6 अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई रोक दी गई है। इसकी कोई ख़ास वजह? अच्छा, ये बेसिकली देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। देखें, जिन्होंने वोट दिया था वो पीटीआई के वोटों से ज़रूर जीते हुए थे, पर वो इंडिपेंडेंट हैसियत से थे, क्योंकि जो है ना उनके एफिडेविट उस तरह से जो है ना दाखिल नहीं हुए इलेक्शन कमीशन में, तो वो तो स्टोरी डिफरेंट हो गई। ये बाकी आप 5 की बात कर रहे हैं जो पार्टी के थे, ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी अब्सटेन किया, मगर एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद वो उस रात गवर्नमेंट की तहवील में थे और शायद उन्हें बैकअप के लिए रखा गया था। तो अब वो जो भी खान साहब से उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर डिसाइड कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। उमर न्यासी साहब बैरिस्टर मौजूद थे। देखते हैं ईद के बाद कोई तहरीक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर हमें वही तहरीक देखने को मिलेगी जो मिल रही है गुज़िश्ता कुछ अरसे से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ साहब आपके वक्त का। सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात अभी काफ़ी अरूज पर हैं, और पंजाब और सिंध में पानी का मसला आपको लगता है इत्तेहाद ख़त्म होने की वजह बन सकता है? पानी का मसला तो बहुत सीरियस है। ये तो हमें ऐसी बात हुई है, मैंने बारहा कहा है, अपनी पार्टी को भी कहा है, हुकूमत को भी कहा है कि ये 4 भाइयों का पानी है, एक का नहीं है। इसको कोई एक 6 नहरें, मेरा सूबा है पर 6 नहरें लगा के कोई उसके रद्दोबदल नहीं कर सकता। ये एक हमारा माशरा इतना है कि इतना छोटा सा
खाल जिसको कहते हैं या वाटर चैनल, वो आखिरी वो जो खेत में जाती है, उस पे अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई की बारी ख़त्म होने से आधा घंटा पहले नाका लगा दे तो वहाँ कत्ल हो जाते हैं, लोग मारे जाते हैं। लोगों को पानी बहुत अजीज होता है। और ये इनको पंजाब को इस तरह और वफाक को इस मामले में खेलना नहीं चाहिए। CCI का बुलाना चाहिए सेशन और इस पे खुली डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, खुली, अगर इन्होंने करना ही है तो ये। और फिर जो वाटर अकॉर्ड के तहत प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा करना चाहिए। ये पंजाब इस तरह नहीं इसमें रद्दो बदल कर सकता, बिल्कुल नहीं करता सकता, ना करना चाहिए। इससे वफाक बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, और पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार किया और नए वजीरों को हल्फ लिया, काबीना में शामिल किया गया। आपको लगता है कि 1 साल तो मुकम्मल हो गया इत्तेहाद का, ये 4 साल भी निकालेगा? अगर तो ऐसे मसाइल होते पैदा करता रहा पंजाब और वफाक, जिस तरह ये 6 नहरों का मसला है, तो फिर तो नहीं चलेगा, फिर तो वफाक को ही बचाना बड़ा मुश्किल होगा। हुकूमत तो क्या है चीज़ है। तो मैं समझता हूँ इनको बड़ी एहतियात से चलना पड़ेगा और कंसेंसस से चलना पड़ेगा और ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक फैसला दे सुनाया जाए बरियत का और उसमें उसके शॉर्ट ऑर्डर लिखा के दलाइल ही ना दिए जाए और फिर कहा जाए कि वो फैसला रिवर्ट हो गया है सेशन जज का। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। इसकी तो मैं दलाइल से साबित कर सकता हूँ इस बात को। बिल्कुल सही। और राना सनाउल्लाह को लगता है कि दोबारा से 12 अक्टूबर 1999 वाली सूरत हाल का शायद उन्हें खदशा है या फिक्र भी लाहक है कि कहीं दोबारा से 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हो जाए। तो आपको लगता है ऐसा कोई खतरा आता हुआ या महसूस होता हुआ? बीबी सारे खतरात आ जाएंगे फिर तो। ये 2 मामलात जो ऐसे हैं, एक पानी का और 6 नहरों का, और एक ये जो इमरान खान और उसकी बीवी बेगम का जो बरियत हो गई है शॉर्ट ऑर्डर में, और कहते हैं कि शॉर्ट ऑर्डर का इफेक्ट ही कोई नहीं है। ये अपनी तारीख, अपनी माजी की अभी रीसेंट जजमेंट्स नहीं पढ़ते। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को चीफ जस्टिस जो थे उनको जब हटाया गया तो 13 जजेस की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, 13 जजेस के सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ज़्यादा बड़ी अदालत थी, उन्होंने ये फैसला किया कि वो शॉर्ट ऑर्डर दिया 20 जुलाई 2007 को। और शॉर्ट ऑर्डर था कि इनके ख़िलाफ़ फैसला गलत है, इनकी मुअत्तली गलत थी, नहीं हो सकती थी, गैर आइनी थी और इनको बहाल किया जाता है। और उसी वक्त से चीफ जस्टिस बहाल हो गए। अब किसी ने उन्होंने लिखा था, ये शॉर्ट ऑर्डर था और उसका था फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर वी डायरेक्ट that the action of the president was illegal, unconstitutional, and we further direct that he be reinstated and deemed to be the chief justice as never having been removed. तो वो शॉर्ट ऑर्डर पे उसी वक्त अमल हो गया। अब डिटेल्ड ऑर्डर कब आया? 1.5 साल बाद डिटेल्ड ऑर्डर आया। उसकी वजह क्या थी कि 20 जुलाई को अदालत ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को बहाल किया, तो 3 नवंबर को उसने परवेज़ मुशर्रफ ने लगा के सारी एक इमरजेंसी उसको नाम दे के इमरजेंसी, और वो उनको चीफ जस्टिस को मुअत्तल कर दिया फिर से। बल्कि अब मुअत्तल जब कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जजेस गिरफ्तार हो गए। जो जजमेंट लिख रहे थे रमदे साहब, वो गिरफ्तार हो गए 3 नवंबर 2007 को। वो कोई 6 महीने गिरफ्तार रहे, किसी ने वो कोई फैसला ही ना लिख सके। जब वो फिर बहाल हुए, वो कोई 1.5 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद 22 नवंबर 2009 को
इतनी देर वो जज न रहे, उन्होंने वो डिटेल जजमेंट लिखी नहीं, पर वो डिटेल जजमेंट पे तो अमल उसी दिन हो गया, 20 जुलाई 2007 जिस दिन वो शॉर्ट ऑर्डर आया उस पर अमल हो गया, अमल दरामद हो गया। अब इस पे कोई अपील की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो जो 2 जजेस जिन्होंने फैसला इतना नहीं लिखा इतना अरसा, उनको उनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की दरख्वास्त हो सकती है इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ख़ासकर अगर उनके कंटिन्यूड मैलिस और बुग़्ज़ टुवर्ड्स दी अपेरेंट वो दिखाया जा सके, तो वो भी दिखाया जा सकता है। उनके बारे में तो कम से कम आमिर फारूक साहब के बारे में उन्होंने तो बड़ा बुग़्ज़ रखा। तो सर इससे केस की इम्प्लीमेंटेशन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा? इमरान खान से नहीं, उस पर नहीं फ़र्क पड़ेगा। एक और मिसाल है, आपको अर्ज़ कर दूं, अंग्रेज़ी में मकूला है, नो मैन शैल बी प्रेजुडिस्ड बाय एक्ट ऑफ कोर्ट, द एक्ट ऑफ कोर्ट शैल प्रेजुडिस नो वन। अगर अदालत गलत काम करती है तो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर गलत एक्ट ऑफ कोर्ट है, वी विल प्रेजुडिस नो वन। तो वो अगर एक्ट ऑफ कोर्ट है कि अदालत खुद ही फैसला नहीं लिखती डिटेल्ड और शॉर्ट ऑर्डर कर देती है, अव्वल तो शॉर्ट ऑर्डर इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेबल है, लेकिन नंबर 2 उस शॉर्ट ऑर्डर के बाद और उसके डिटेल जजमेंट ना आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर वो ज़्यादती करती है अदालत, जज ज़्यादती करते हैं, तो वो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस हो सकती है, मगर किसी के वेस्टेड राइट्स को उनकी गलती की बिना पर नहीं लिया जा सकता। अच्छा एतजाज़ साहब, ऑपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत को कितना डरना चाहिए, और आपको लगता है कि मौलाना तहरीक इंसाफ के साथ या इस अलायंस में शामिल हो सकते हैं? मैं नहीं कह सकता, मौलाना बड़े ज़ीरक आदमी हैं और वो फूंक हुए कदम रखने वाले आदमी हैं, पर इम्कान है कि तो है यही कि वो शामिल हो जाएंगे। और इंडिया भी इशारे किनारे भी कुछ ऐसे ही हैं, पर उनके बारे में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। और सर पीटीआई तो वैसे ट्रंप से उम्मीद लगा बैठी थी, लेकिन हुकूमत के हक में उन्होंने तारीफ भी कर दी। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि कोलेटरल बुनियादों के ऊपर तो ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन कभी अमेरिका ने, चाहे वो आफिया का मामला हो या किसी और का मामला हो, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, अब ये मैं नहीं जानता हूँ ट्रंप क्या करेगा। मैं कोई इतनी उस पर अगर मैं पीटीआई का बंदा होता तो मैं इतनी उम्मीद ना लगा रखता उस पर जितनी शायद इन्होंने लगा रखी है। पर स्ट्रेटजी भी हो सकती है, उम्मीद लगा रखो तो उस पर कुछ असर पड़ेगा, पर मेरा नहीं ख्याल रियासतें इन मामलात को इस तरह ज़ातियात के हवाले से देखती हैं। ठीक है, आज पीटीआई रहनुमा मिशाल यूसुफजई की जेल में पाबंदी के खिलाफ, दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की गई, जिस पर सरदार एजाज साहब ने रिमार्क्स दिए कि ये जहां से हो रहा है हम तो उसका नाम भी नहीं ले सकते। तो सर जब अदलिया की तरफ से ऐसे बयानात या रिमार्क्स आना शुरू हो जाए तो फिर ये समझा जाए कि हर कोई बेबस है, अदलिया भी और जेल सुपरिटेंडेंट भी। देखें, अगर 5 और पहले 6 जजेस के ख़त जिसमें उन्होंने अपना सारा नोहा अदा किया, वो उस पर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर और किस पे नोटिस लेंगे? ये अदलिया की कमज़ोरी है। उधर पार्लियामेंट की कमज़ोरी है कि पार्लियामेंट में आके घुस के दाखिल होके 10 MNAs को स्पीकर की मौजूदगी, बिल्डिंग में मौजूदगी के बावजूद उठा के ले जाते हैं, और वो उनका आज तक कुछ नहीं सुना, ना बना ना कुछ। स्पीकर साहब भी खामोश हो गए हैं। ये तो उनकी जुरिस्डिक्शन पे बहुत बड़ा अटैक था। तो अब उसके बाद फिर क्या कहा जा सकता है? कोई एक जज किसका नाम लेगा? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने।
बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया एतजाज हसन साहब आपका। देखते हैं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की दूरियां कम होंगी या फिर फासले मजीद बढ़ेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।